दोस्तों, आज मैं चला रहा हूँ बजाज डोमिनर 400 2019 वाला वेरिएंट है। ये जो फर्स्ट जनरेशन डोमिनर आई थी उसके बाद में थोड़े से ट्विक्स किए गए थे मैकेनिकल और कॉस्मेटिक्स में। ये वाली वही है और इसके चेंजेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आज डिटेल में। सिटी ड्राइविंग और हाईवे ड्राइविंग मैंने बहुत सारी कर ली इस गाड़ी के साथ में, बहुत ज़्यादा मज़ा मुझे आया। एक्चुअली में मेरे एक फ्रेंड है विवोर, उसकी ये बाइक है और वो 2019 से इसको यूज़ कर ही रहा है। मेरी GT 650 उसको दी और मैं उसकी बाइक लेकर अपने पास आ गया। तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंसेस देख लेना चाहता था कि अगर ये गाड़ी भी 4 साल पुरानी हो चुकी है तो ये अभी भी वैसा ही वेल परफॉर्म कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हमको फील होती है क्या। क्योंकि बजाज की बाइक है, कई लोग कंसर्न रहते हैं कि बजाज की सर्विस अगर अच्छे से नहीं करी जाए बाइक की तो वो थोड़ी सी ना खटारा सी महसूस हो जाती है, थोड़ी लूज सी महसूस हो जाती है। बट this particular motorcycle, the Bajaj Dominar 400, is way different from how the Pulsar behaves after years. So पल्सर भी बढ़िया होती है वैसे तो बाइक, लेकिन उसमें भी कैसा है, मेंटेनेंस कई लोग संभालते नहीं। लो कॉस्ट लोग परचेस कर लेते हैं लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ी बहुत जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं करते, तो खड़खड़ावा लग जाती है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लगने लग जाती है, फिर उसकी क्वालिटी पर लोग डाउट करते हैं। बट जब आप बजाज डोमिनर 400 की बात करो, इसका मेंटेनेंस तो अच्छा से करना पड़ेगा ही क्योंकि 400 सीसी की बाइक है, हर कोई तो परचेस करेगा नहीं। बट मेंटेनेंस अगर है भी तो भी क्या इस बाइक में कहीं किसी तरह के कोई इश्यूज आप महसूस कर सकते हो क्या? ब्रेकिंग को लेकर कुछ है या टायर की ग्रिप को लेकर कुछ है या सस्पेंशन को लेकर कुछ है, कोई इश्यूज हैं, सिस्टम रिलेटेड इश्यूज हैं, या फिर गाड़ी को चलाने में किसी तरह के इश्यूज है क्या? इंजन अंडर पावर्ड हो जा रहा है या पावर ट्रेन में या गियर बॉक्स में कोई दिक्कतें आ रही हैं क्या? क्लच इसका बराबर से वर्क कर रहा है? इस तरह की चीज़ों के डाउट बहुत लोगों को रहते हैं क्योंकि अगर आप इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हो, मेरे फ्रेंड ने ही 2.25 लाख रुपये में परचेस किया था इसको 2019 में। BS4 वाली डोमिनर 400 है ये। तो आज की तारीख में जब कोई परचेस करता है तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख या 3.5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए उसमें खर्च होती है। इसी प्राइस में आपको हिमालयन 400 जैसी अलग अलग बाइक्स और टूरिंग के लायक, कुछ स्पीड के लायक, कुछ आपको कंफर्ट के लायक, ऐसी बहुत सारी बाइक्स अब मार्केट में मिलने लगी हैं। तो क्या आपको डोमिनर 400 के साथ जाना चाहिए? क्या ये लॉन्ग टर्म रिलायबल है? 4-5 साल या 10 साल इसको ओन करने के बारे में प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने इस बाइक को सिटी ट्रैफिक में चलाते वक्त बहुत बार ये नोटिस किया कि जो इसकी हैंडलिंग है और जो इसकी रोड ग्रिप है वो डेफिनेटली अलाउ करती है कि इसको बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो, क्विकली आप ट्रैफिक को टैकल कर सकते हो। कहीं पे आपको ओवरटेकिंग की जरूरत पड़े तो आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन की भी इसमें ज़बरदस्त टेक्निक मिल जाती है। एक्सेलरेशन से याद आता है 400 सीसी का जो इंजन है, एक्चुअल में 400 सीसी पूरा तरह से नहीं है, 373 सीसी का है। सेम इंजन ड्यूक 390 में भी यूज़ होता है बट उसकी ECU को ट्यून अलग किया गया है तो उसका पावर डिलीवरी थोड़ा सा ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। बट दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल इज नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मेंस, इट्स ऑल्सो अबाउट टूरिंग, सो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट। बट इसमें थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़े से ऐसे कैपेबिलिटीज़ भी है कि आप इसको एडवेंचर ड्राइव में करने के लिए यूज़ करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मज़ा वहाँ पर भी दे सकेगी। बट आज मैं इसको ज़्यादा एडवेंचर में ट्राई नहीं करूँगा। वीडियो के एंड होते होते रफ रोड्स पे, बम्पी रोड पे ट्राई करके बता दूंगा सस्पेंशन वगैरह कैसे हेल्प करते हैं और हैंडलिंग कैसी होती है। हैंडलिंग में ना इस पर्टिकुलर डोमिनर 400 को मेरे फ्रेंड ने थोड़ा सा हैंडल बार को राइज करवाया हुआ है। बट अभी उसके बारे में बात नहीं करते, जनरलाइज स्टॉक बाइक के बारे में बात करते हैं। 4 साल पहले जब डोमिनर 400 को अपडेट किया गया था 2019 में तो उसको जो कॉस्मेटिक में थोड़े से अपडेट दिए गए थे उसमें से ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट भी है और मैकेनिकल जो है उसमें मेजर अपडेट था कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट की जगह डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट ला दी गई थी। परफॉर्मेंस को थोड़ा स्मूथ करने के लिए, गाड़ी को थोड़ा लॉन्ग टर्म रिलायबल बनाने के लिए ऐसे चेंजेस कंपनी ने किए। आई थिंक कंपनी को 2016 से 2018 तक ये रियलाइज हो गया था कि गाड़ी लोग पसंद तो कर रहे हैं और महंगी बाइक बजाज से लोग परचेस भी करना चाह रहे हैं, बट बाइक में थोड़े से अगर इंप्रूवमेंट्स कर दिए जाए तो शायद नए बायर्स, न्यूबी राइडर्स, फर्स्ट टाइम बायर्स, ये सब लोग भी अट्रैक्ट हो पाएंगे और इसको मेंटेन करना ईजी हो जाएगा। बाकी डोमिनर 400 का लुक जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है और इस पर्टिकुलर डोमिनर 400 में एक नई LCD स्क्रीन भी लगाई गई थी जो कि इसके टैंक पैनल पर लगाई गई थी, जहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर ये दिख जाता था वहाँ पर। और गियर पोजीशन इंडिकेटर दिख जाने की वजह से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाता था, स्पेशली अगर आप एक न्यूबी राइडर हो कि अभी 6 गियर में से कौन सा गियर लगा है। ये जब बड़े बाइक्स आप चलाते हो, खासकर जिसमें 6 गियर्स हैं, आपको लिटिल थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है सेकंड और थर्ड गियर के बीच में कि अगर गाड़ी है कौन से गियर पर। इस वाले में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि नीचे मुंडी करके वो स्क्रीन देखने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। जहाँ तक मुझे याद है कुछ सालों पहले इसका एक अपडेट लाया गया था जिसकी वजह से गियर पोजीशन इंडिकेटर है वो नीचे की जगह ऊपर की स्क्रीन पर भी नजर आ सके। आई एम नॉट श्योर कैसे करना होता है इस बाइक में, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फोकस इस बात पर है कि राइड डायनेमिक्स इस गाड़ी के अब कैसे हैं। हाई स्पीड पर जब मैं इसको चलाता हूँ तो बहुत ही प्यार से हैंडल हो जाती है और बहुत ही बढ़िया चलती है। एक्सेलरेशन भी क्विकली दे देती है, 110-120 कब पहुँच के मालूम नहीं पड़ेगा, 4th-5th गियर पर पहुँच जाएगी। 100 पार तो हो जाती है 4th गियर पर, मैंने देखा है। गियर रेशियोज का अलग टेस्ट कर दूंगा अगर किसी को चाहिए तो, बट उतना काम की चीज़ वो लगी नहीं तो मैंने आज किया नहीं। बाकी 373 सीसी के इंजन में 40 PS का पावर
पावर और 35 Nm का टॉर्क इस गाड़ी में था। थैंकफुली ये BS6 नहीं थी, तो उसमें पावर थोड़े से जो कम हो गए बाद में, वो नहीं है। इसमें तो बढ़िया पावर दिया हुआ है। 320 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक और 230 mm का रियर डिस्क ब्रेक जो है वो भी बहुत काबिल है इस बाइक में। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत ये है, ब्रेक फोर्स पहले आपको अच्छा लग रहा है, सामने का तो बढ़िया भी वर्क कर रहा है, पीछे वाला जो डिस्क ब्रेक है उसका ब्रेक बाइट थोड़ा सा कमजोर लगता है। कभी वो ऑयल की वजह से लग रहा है या आपको ब्रेक पैड्स की वजह से लग रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इतना जरूर बता दूंगा, इस बाइक को मैं जब भी चलाता हूँ रियर ब्रेक में दम थोड़ा सा कम ही लगता है। और क्योंकि मेरे पास में एक और बाइक भी है कॉन्टिनेंटल GT650, उसमें भी रियर ब्रेक को लेकर पे हमेशा शिकायत रहती है कि जब भी उसको सर्विस सेंटर ले जाओ और ठीक करवाओ, कुछ 1000-2000 किलोमीटर तक तो अच्छे से चल जाती है रियर ब्रेक के रिकवरी के बाद में रियर ब्रेक फिर से लूज होने लग जाता है। सो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द परमानेंट सॉल्यूशन आउट ऑफ दिस, बट आई कैन नॉट ब्लेम अ पर्टिकुलर बाइक फॉर इट। अभी बात करें वापस से हैंडलिंग और राइड परफॉर्मेंस के बारे में, तो मेरा ओवरऑल एंजॉयमेंट इसकी बाइक पे इसलिए भी है क्योंकि देखो टायर्स फ्रंट में भी बहुत फैट है, रियर में भी बहुत फैट है, मतलब सुपर बाइक लेवल नहीं बट काफ़ी फैट। जो भी कम्यूटर बाइक है या नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है या इस सेगमेंट की बाइक है, उनमें मोस्टली आपको बहुत अच्छे टायर्स मिल रहे हैं, लेकिन इतने नहीं मिल रहे हैं जितने इसमें मिल रहे हैं। 110 mm का फ्रंट और 150 mm का रियर टायर जो इस बाइक में आपको मिलता है, काफ़ी अच्छी हैंडलिंग, काफ़ी अच्छी रोड ग्रिप देता है। रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने इसको चेंज करवाया तो 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा भी हुआ, थोड़ा बायबैक वगैरह भी हो गया था उसके पुराने टायर्स का। और इसके अलावा इंजन ऑयल वो मोटिल का डालता है। हम लोग आगे इसको लिक्विमोली भी ट्राई करेंगे, लिक्विमोली का परफॉर्मेंस किट डालेंगे जिसमें फ्लश, शूटर, एडिटिव वो सब कुछ डाल के चेक करेंगे कि ये बाइक कितना अच्छा काम कर सकती है मोटुल वर्सेस लिक्विमोली में, या बजाज का जो ऑयल हमने पहले इसमें डाला था, मैंने एक सर्विस वीडियो भी शेयर किया था इस बाइक का, उसके कंपैरिजन में लिक्विमोली और मोटुल कैसा काम करते हैं उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, बट ओनली ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पीपल। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच सम वीडियोज इन विच वी शो सम एक्सपेरिमेंट्स अबाउट मल्टीपल इंजन ऑयल ब्रांड्स, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। इसके अलावा गाड़ी की जो खूबसूरती है उसके बारे में मैं जरूर कमेंट करना चाहूँगा। ग्रीन कलर की जो बाइक है लिटरली थोड़ी यूनिक तो है, जब से ये आई थी ग्रीन कलर में 2019 के हफ्ते मैं इसको देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। मेरे लिटरली फैंटेसी थी कि ये वाली एक बाइक मेरे पास हो, बट अफोर्डेबिलिटी कम थी तो मैंने FZ 150 पे काम चलाया। बाद में जब ये बाइक लेने का टाइम मुझको आया तब तक कि मेरी पावर की और परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट थोड़ी और बढ़ गई थी, तो मुझे GT650 लेनी पड़ी और उसमें मैं काफ़ी खुश हूँ। लेकिन हैंडलिंग प्लस परफॉर्मेंस का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो लिटरली डोमिनार 400 है, एंड आई थिंक देयर इज हार्डली एनी बाइक विच इज closer to this one, which can offer you a good reliability, good performance, good comfort, decent level of adventure ride, as well as little bit of speeding which you want, and तब भी आपको हैंडलिंग में कन्वीनियंस मिले, थोड़ा सा ईज मिले और लो कॉस्ट मेंटेनेंस भी हो। ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर बैलेंस किया हुआ है इस बाइक के पैकेज में, और मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि वैल्यू फॉर मनी डील बन जाती है डोमिनार 400। बट शुरू में इस गाड़ी को बहुत अच्छी ओवर हाइप मिलती है, अभी एक अंडररेटेड बाइक बनती चली जा रही है, लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में नई बाइक्स आ गई हैं, तो नए वीडियोज़ भी बनते रहते हैं और लोगों को लगता है जिसका वीडियो अच्छा आ गया है तो वही बाइक ज़्यादा अच्छी है। बट मेरा अनुमान ये है कि जो भी बाइक मार्केट में लंबे समय तक टिक जाए, जिसका मॉडल रिवाइज होने की जगह वो बंद ना हो जाए, अगर वो वाली बाइक आप देख रहे हो तो थोड़ा सा संभल जाओ, क्योंकि ऐसी बाइक जो बार बार बंद हो जाए उसका फिर मेंटेनेंस, पार्ट्स अवेलेबिलिटी बाद में दिक्कत देती है। और जो बाइक लंबे समय से चली आ रही हो वो अगर आप लेने के बारे में सोचो तो शायद आपकी मेंटेनेंस की जो कंसर्न है वो कम रहे। और इसके अलावा ये भी एक बात है कि अभी नए बाइक्स में नए सिस्टम्स आने लगे हैं, तो इश्यूज भी नए आने लगे हैं, तो बहुत कम बाइक्स ऐसी हैं जो आप 4-4, 5-5 साल तक चलाना चाहो और आपको तकलीफ कम दे। अगर आपको हैसल फ्री मेंटेनेंस और हैसल फ्री ओनरशिप चाहिए तो मेंटेनेंस रिलेटेड जितने अच्छे नॉलेज आप रख सकते हो अपनी बाइक को लेकर के वो आप रखो। थोड़े बहुत टूल्स आप अपने घर पर भी रख सकते हो जिस गाड़ी का रेगुलर मेंटेनेंस आप कर सको। कोई भी बाइक ज़्यादा बुरी या बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, मेंटेनेंस अपने हाथ में, कितना आप सर्विस रूटीन मेंटेन कर पा रहे हो, कितना टाइम टू टाइम आप सर्विस सेंटर जा पा रहे हो और खुद से आप कितना मेंटेनेंस को कर पा रहे हो। और हाँ, राइडिंग स्टाइल पर भी डिपेंड करता है। ऐसा ना हो कि लोअर गियर पे आप भगाए जा रहे हो हाईवे पर और आवाज़ सुनने के लिए गाड़ी की आप ज़बरदस्ती के उसको एक्सेलरेट करते जा रहे हो, हाई ड्राइविंग करते जा रहे हो। ऐसा भी बहुत बार करने से क्या होता है कि इंजन पर लोड पड़ता है। तो जो अप्रोप्रिएट गियर होते हैं पर्टिकुलर स्पीड्स के साथ में सिंक किए हुए, उसके हिसाब से आपको गाड़ी के गियर शिफ्टिंग करते रहना चाहिए, अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों। गियर शिफ्टिंग के बारे में एक और बात है कि गाड़ी का जो गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ लगा। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ मेरे साथ में कि 6 और 5 और 4 के बीच में कहीं अटक रहा हो, 3 और 2 के बीच में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं था। न्यूट्रल और 1 और 2 के बीच में जो कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत रहता है वो इसमें कम है। सो आई थिंक गियर शिफ्टिंग इज मेड प्रीटी वेल एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल टू यूज इट, और मुझे उसमें भी बहुत ज़रा मज़ा आया। गियर शिफ्टिंग स्मूथ भी थी। आई थिंक द ब्रदर हु हैज़ ओन दिस बाइक हैज़ मेंटेन्ड इट रियली वेल, एंड एक आधे बार सर्विस मैं भी कराने के लिए लेके गया था तो तब भी मैंने नोटिस किया गाड़ी अगर अच्छे से मेंटेन की गई है तो दिक्कत कुछ आनी नहीं है। लगभग 30 kmpl का माइलेज भी आपको इस गाड़ी में मिल ही जाता है, तो फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर भी उतना अच्छा कंसर्न है नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा माइलेज नहीं है ये, लेकिन ये कम्यूटर बाइक नहीं है डेली राइडिंग वाली।
किसी का शौक है तो वो कर भी सकते हैं, बट कम्यूटर बाइक जो सेगमेंट होता है 150-250 मैक्सिमम होता है, तो उस सेगमेंट का जो माइलेज होगा आपको 35, 40, 50 तक का जो एक्सपेक्टेड होगा वो आपको इसमें कैसे मिल सकता है, क्योंकि इसका इंजन इतना बड़ा है और पावरफुल ग्रंटी जो 2019 वेरिएंट है तब से ही ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट आ चुका था, तो बहुत ही बेजी एग्जॉस्ट नोट है। इस गाड़ी को चालू करते ही आपको अच्छी आवाज़ महसूस होगी, जब चलाने लग जाओगे तो फर्स्ट गियर सेकंड गियर से आपको आवाज़ महसूस देगी भी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि GT 650 से अलग इस बाइक में जैसे जैसे आपने गियर बढ़ाए आवाज़ कम नहीं होती, मस्त आवाज़ आती रहती है और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलता रहता है और उसकी वजह से आपको चलाने में और ज़्यादा मज़ा भी आता है। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि इस बाइक को आप राइडर गियर, ग्लव्स, जैकेट, अच्छे शूज़ के साथ ही चलाओ, क्योंकि पहले तो ये गाड़ी गर्म भी होती है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं बट फील हो जाता है गर्म हुई है, थोड़ी थोड़ी राइड में भी गर्म होने लग जाती है। तो सिटी राइडिंग के लिए तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहेगी उस सेंस में, क्योंकि जितना बड़ा इंजन है उतना ज़्यादा उसको हाईवे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हाई स्पीड पर जब आप चलाते हो तो रेडिएटर एक्टिवेट हो जाता है, या जिसमें भी ऑयल कूलिंग है, एयर कूलिंग या वाटर कूलिंग, लिक्विड कूलिंग जो भी अवेलेबल है, वो सब चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद में। तो लो स्पीड पे जब आप चलाते रहोगे तो गाड़ी गर्म तो होती ही रहेगी। अब जब इसको मैंने ख़राब रास्तों पर भी चलाकर देख लिया तो एक छोटी सी दिक्कत मुझे महसूस हुई। दो चीज़ों की कमी है बट दिक्कत एक है, हैंडलिंग थोड़ी सी हिल गई। मतलब मैंने कहा था एडवेंचर कैपेबिलिटीज़ बाइक में है, लेकिन स्पीड में नहीं चलानी है। स्लो स्पीड पर चलाओ, बढ़िया से हैंडल होगी, एक्सपर्टीज से चलाओ, बढ़िया से हैंडल होगी। अगर फर्स्ट टाइम राइडर हो तो संभल के चलाओ, प्रैक्टिस कर लो 50-100 किलोमीटर की, उसके बाद आप समझ जाओगे बाइक का राइडिंग कैरेक्टर, फिर संभाल सकते हो आप इसको ख़राब रास्तों पर भी। लेकिन अगर आप ऐसे ही ख़राब रास्तों पर चले आए, बम्पी रोड पर चले आए, शहर के छोटे छोटे गांव के आसपास के जो रोड्स होते हैं वहाँ चले आए, आप एकदम से इसको भगाने लग गए तो आपको दिक्कत हो सकती है, फिर बाइक को ब्लेम नहीं कर सकते आप। तो रियलिटी यही है, इस बाइक में जो सस्पेंशन है उसमें स्टिफनेस की कमी है, और GT 650 चलाने के बाद मुझे इस बाइक में वजन की भी कमी महसूस होती है। ऐसे रास्तों पर थोड़े सॉफ्ट सस्पेंशन दिए हुए हैं तो आपको वहाँ पर ऐसा संभाल कर चलाना होता है। कॉर्नरिंग तो अच्छे से हो जाती है बट ख़राब रास्तों पर, बम्पी रोड्स पर इसमें स्टेबिलिटी थोड़ी सी कमज़ोर लग सकती है आपको। अब मैं आपको बाइक का फाइनल लुक दिखाता हूँ, जो अभी हम लोगों ने अल्ट्रा ग्लॉसी PPF TPU इसमें लगाया है ग्रीन वाले पोर्शंस पर। उसके बाद बाइक का जो लुक हो गया है वो देख लो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है बाइक। वैसे पहले से ही थी लेकिन इसको हमने थोड़ा सा एनहांस कर दिया, ग्लॉस बढ़ा दिया। अब अभी 4 साल पुरानी बाइक है और 4 साल भी निकल जाएंगे तो चमकती रहेगी, रिफ्लेक्शन लेवल हाई रहेगा, मेंटेनेंस भी ईजी रहेगा। और क्योंकि सेल्फ फिलिंग PPF TPU लगाया है तो उसकी डिटेल आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। स्पेशलिस्ट हमारा PPF का चैनल है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए PPF रिलेटेड तो वो भी आपको मिल जाएगी। फिलहाल ये बाइक के साथ में मेरा टाइम बहुत अच्छा बीता। आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और मुझे सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर लिया हो तो अभी कमेंट में बता दो फीडबैक कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो। और गाड़ी के टायर्स वगैरह आप देख सकते हो, नए टायर लगाए हैं तो कंडीशन देख लो, थ्रेड भी अच्छी खासी है और इस वजह से ग्रिप अच्छी थी। और मुझे को लगता है ये गाड़ी का जो ग्रिप है, जिस टायर को लगाया है दोस्त ने, इसको ना अच्छे रोड्स पर ज़्यादा अच्छा चला पाओगे आप। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।